और इन घटनाओं ने लड़कों को बहुत डरा दिया है। अच्छा, तुम डरे हुए हो? नीला ड्रम। वहीं दूसरा मामला मेरठ का है, जहां एक महिला का पति विदेश से अपने परिवार के साथ रहने के लिए वापस आता है और पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर बहुत ही बेरहमी से उसकी हत्या करवा देती है। मसलन कभी आपके सामने आपकी बहन या माँ के साथ कोई ज्यादती कर रहा हो, कोई दूसरा ऑप्शन ही ना हो, आप हत्या कर देंगे उस समय? कोई भी कर देगा, तो हम सब कर सकते हैं। उस लड़की ने क्यों हत्या की, अगर थोड़ा सा गहराई में जाके देखें। क्योंकि उसको विधवा होने पर ही परमिशन मिलेगी शादी करने की अपने प्रिय व्यक्ति से। पुरुष पत्नी की हत्या करे तो हमें खबर नहीं लगती, हमें लगता नॉर्मल बात है, तो हम शोर नहीं मचाते हैं। पत्नी ने पति की हत्या की तो शोर ज्यादा मच गया, सबको लग रहा है कि कलयुग, साक्षात कलयुग आ गया है। सर, मैं ऐसे ही एक दो मामलों पर आपसे बात करना चाहता हूं, जो कि हाल के दिनों में बहुत चर्चा में रही हैं और इन घटनाओं ने लड़कों को बहुत डरा दिया है। अच्छा, तुम डरे हुए हो? नीला ड्रम। हाँ, कुछ ऐसी ही घटनाएं हैं। हम बताओ बताओ क्या डर है? जैसे कि अगर हम बात करें, पहली घटना इंदौर की है, जहां हनीमून के बहाने एक पत्नी अपने पति की हत्या करती है या करवाती है। वहीं दूसरा मामला मेरठ का है, जहां एक महिला का पति विदेश से अपने परिवार के साथ रहने के लिए वापस आता है और पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर बहुत ही बेरहमी से उसकी हत्या करवा देती है। अगर ये घटनाएं देखेंगे तो क्षणिक आवेग में नहीं हुई हैं, बल्कि हमें देखने पे ही ऐसा लगता है कि ये पूरी प्लानिंग के साथ की गई। ऐसी घटनाओं के पीछे क्या कारण हो सकता है, इस पर आपकी क्या राय है? साथ ही हम यह भी जानना चाहेंगे, इन घटनाओं को हम रेयर इंसिडेंट्स मानकर हमें भूल जाना चाहिए, या इन घटनाओं के माध्यम से भविष्य का कोई सोशल ट्रेंड देखा जाता है? अच्छा, तो यही कि रेयर मान के भूल जाएं? कितना दिल में लेके बैठोगे इन सब बातों को? ऐसी घटनाएं पहली बार हो रही हैं ऐसा एकदम नहीं है। ऐसी घटनाएं हमेशा हुई हैं। जब से समाज बना है तब से ऐसा हो रहा है। पुरुष पत्नी की हत्या करे तो हमें खबर नहीं लगती, हमें लगता नॉर्मल बात है, तो हम शोर नहीं मचाते हैं। पत्नी ने पति की हत्या की तो शोर ज्यादा मच गया, सबको लग रहा है कि कलयुग, साक्षात कलयुग आ गया है तो बुरा ही, कलयुग ही है। पर ऐसी घटनाएं मेरे ख्याल से जब से समाज बना तब से लगातार हो रही हैं, कोई बहुत नई चीज नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि अभी कुछ बच्चों के निबंध लेखन के लिए मैं रिसर्च कर रहे थे, तो हमारी टीम ने तय किया कि हम संस्कृत साहित्य की कहानियां पढ़ेंगे और उन कहानियों के माध्यम से देखेंगे कि हमारा तब के समाज का क्या तस्वीर मिलती है और हमारे समाज से कितनी मैच करती है। तो इंटरेस्टिंगली एक कहानी 11वीं सेंचुरी की मुझे मिली। आपने किताब का नाम सुना होगा, वेताल पचीसी, सुना है? और एक सिंहासन बत्तीसी का सुना होगा। जी। ये 11वीं सेंचुरी और 14वीं सेंचुरी की किताबें हैं, संस्कृत की हैं। जो 11वीं सेंचुरी वाली किताब है उसमें कहानी मैंने पढ़ी। कहानी ये है कि एक आदमी ने तपस्या की तो उसको भगवान ने कहा कि बताओ क्या चाहते हो। उसने कहा मुझे अमर कर दो। भगवान ने एक फल दिया कि लो ये खाओ, अमर हो जाओगे। अब उसने अपनी पत्नी से कहा कि क्या करें, तुम अमर होगी कि मैं हो जाऊं? तो पत्नी ने कहा हम लोग हो गए, क्या करेंगे? राजा के पास जाओ, राजा को ये फल दो, उससे पैसे ले आओ बहुत सारे, हम वैसे ही बढ़िया जिएंगे। तो वो व्यक्ति राजा के पास गया, राजा को बताया। राजा का नाम मेरे ख्याल से भर्तृहरि है उस किताब में। तो राजा ने 1 लाख मुद्राएं देके फल ले लिया। राजा बोला मैं अमर होके क्या करूंगा? तो उसकी बहुत सारी रानियों में से जो उसको मोस्ट, मतलब फेवरेट रानी थी उसकी। आपने कभी सुना कि मोस्ट फेवरेट राजा साहब रानी का? नहीं सुना होगा ना। हाँ। तो उसने उस रानी को ये कहा कि ये फल तुम खा लो, अमर हो जाओगी, मैं क्या करूंगा अमर होके। उसने कहा ठीक है। रानी का इश्क चल रहा था थानेदार के साथ, जो शहर का मेन थानेदार था। शाम को वो मिले, उसने कहा कि मैं अमर होके क्या करूंगी, तुम खा लो, तुम अमर हो जाओ। उसने कहा ठीक है। थानेदार शाम के बाद वेश्यालय में जाया करता था। वो वहां ले गया फ्रूट को। उसने उससे कहा अपनी फेवरेट वेश्या से कि तुम खा लो, मैं क्या करूंगा अमर होके। उसने कहा ठीक है। उस वेश्या को लगा मैं अमर होके क्या करूंगी। वो नेक्स्ट डे चलेगी राजा जी के पास। तो बोले राजा जी मुझे एक फल मिला है अमर होने के लिए, मेरी इच्छा है कि आप इस राज्य के सबसे महान व्यक्ति हैं, आप अमर हो जाएं। उसको फ्रूट दिया, वही फल था। 11वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूं मैं, 21st की बात नहीं कर रहा हूं। 14वीं सेंचुरी में एक किताब है सिंहासन बत्तीसी, विक्रमादित्य की कहानियां हैं। उसकी एक कहानी मैंने पढ़ी,
हाल ही में पढ़ी वो सब कहानियां हमने किसी खास पर्पज से। राजा विक्रमादित्य निकले हुए हैं जनता के बीच में रात को भेष बदल के। अचानक देखा कि एक घर की फर्स्ट फ्लोर से रस्सी मोटी सी टंगी हुई है। उनको लगा कि ज़रूर कोई डाकू चढ़ा होगा, चोर चढ़ा होगा, मैं इस परिवार को बचा लेता हूँ। तो वो खुद रस्सी से चढ़े परिवार को बचाने के लिए तलवार लेके। जैसे ही अंदर गए तो उनको आवाज़ आई फुसफुसाने की एकदम, तो कान लगा के सुनने लगे। एक स्त्री, उस घर की स्त्री किसी पुरुष से कह रही है कि मेरा पति साइड वाले कमरे में सो रहा है, तुम जो हार लाए हो नौलखा बड़ा अच्छा है, अगर तुम उसको मार दोगे तो ये सारी संपत्ति भी लेके हम चलेंगे और सुख से रहेंगे। फिर उसके बाद लंबी कहानी है, लेकिन अंत में राजा ने उस महिला को गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया, पनिशमेंट दी। ये 14th सेंचुरी की बात चल रही है, आज से करीब 700 साल पहले की बात। इसलिए बस ये कि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, ऐसी कहानी आपको भी नहीं पता। आज सोशल मीडिया है, शोर ज़्यादा मचता है। और एक बात उसूल के तौर पे समझ लेना है, जो चीज़ मीडिया में ज़्यादा आ रही है इसका मतलब है कि समाज में कम है। जो समाज में ज़्यादा है वो न्यूज़ बन नहीं सकती। न्यूज़ के लिए ज़रूरी है कि आश्चर्य का एलिमेंट होना चाहिए कि ये क्या हो गया। अगर कोई आपसे कहे कि आज सुबह सूर्य पूर्व से निकला, ये न्यूज़ है, अब देखेंगे न्यूज़ कभी? नहीं देखेंगे ना। पर पश्चिम से निकल गया, सब देखेंगे। न्यूज़ का मतलब है कि उसमें सस्पेंस, रोमांच, नयापन, कुछ अजीब सी बात होनी चाहिए। तो जब तक महिलाओं की खबरें आ रही हैं इसका मतलब है कि महिलाएं कम हत्या कर रही हैं। पुरुषों की खबरें ज़्यादा नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब पुरुष ज़्यादा हत्याएं कर रहे हैं। आपने कहानी सुनी नहीं होगी 1 महीने पहले की, मैं आपको सुना देता हूँ, लगे हाथ। फरीदाबाद में एक पुरुष ने अपने 4 बच्चों को ट्रेन के नीचे मार दिया। 1 महीने पहले की बात है। बच्चों की उम्र क्या है? 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल। अपनी पत्नी से ये कह के निकला कि मैं बच्चों को पार्क में लेके जा रहा हूँ। रेलवे ट्रैक पर लाया, बच्चों को बिठाया, चिप्स दिए, कुछ मीठा खाने को दिया, और इस तरह से खड़ा हुआ कि ट्रेन आते हुए ना दिखे उन्हें। 4 बच्चे मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि उसे शक था कि उसकी पत्नी ने धोखा दिया उसको। आपने न्यूज़ पढ़ी भी नहीं होगी, कहीं सुनी भी नहीं होगी। 4 बच्चे मरे हैं, 4, एक की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसी न्यूज़ पे शोर नहीं मचता ना, आश्चर्य ज़्यादा नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, आउट ऑफ प्रपोर्शन किसी बात को बढ़ा देने से ऐसा नहीं कि चीज़ें बदल जाएंगी। ये बात सही है कि महिलाएं अपराध की दुनिया में पहले से ज़्यादा सक्रिय हुई हैं, इस पर कोई किंतु परंतु नहीं है। और ये बात हवा में नहीं बोलनी है हमें तो डेटा देखना है। एक संस्था है एनसीआरबी, आप जानते होंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। एक होता है एनएफएचएस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये 2 ऐसी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जहाँ से आपको डेटा मिलता है। मैं तो इनका डेटा पढ़ता हूँ, उसी पे बात करना चाहूँगा। डेटा ये कहता है कि हत्या के अपराध में पुरुषों की हिस्सेदारी 2011 के आसपास 95.4% के आसपास थी, 95.5% थी। महिलाएं 4.5%, यानी अगर 100 हत्याएं हो रही हैं तो 4.5 महिलाएं मार रही हैं, 95 पुरुष मार रहे हैं। पिछले 10 साल में डेटा बदला है, महिलाओं ने थोड़ी भूमिका बढ़ाई है अपनी। अब महिलाएं 5.4% से बढ़ के 6.3 नहीं 4.5 से बढ़ के 6.3 पे आ रही हैं, पहले 4.5 पे थी। तो अब अगर 100 लोग मर रहे हैं तो उनमें से 6.3 की हत्या महिलाएं कर रही हैं, 93.7 की अभी भी पुरुष ही कर रहे हैं। तो अंतर इतना है कि पहले 100 में 95 पुरुष मार रहे थे, 93 पुरुष मार रहे हैं। महिलाएं 4.5 से 6.25, 6.5 के आसपास आ गई हैं, इतना हुआ है। पर ये इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि हमें ये लगने लगे कि सब बर्बादी हो गया है। फिर अगर आपको बाकी देशों का डेटा देखना हो, रशिया में महिलाओं द्वारा की गई हत्याओं का अनुपात 12 से 15% के बीच में है। ब्राज़ील में 10 से 12% है, मेक्सिको में 10 से 12% है, हमारे 6% है। तो बच गए आप कि इन देशों में पैदा नहीं हुए, वहाँ ज़्यादा खतरा था पत्नी या किसी स्त्री के हाथों मारे जाने का। पर अगर आप न्यूजीलैंड में पैदा होते या आप नॉर्वे में होते
या आइसलैंड में होते, वहाँ ये अनुपात 1 से 3% के बीच में है। जितना डेवलपमेंट ज़्यादा है, HDI जितना ज़्यादा है, हैप्पीनेस इंडेक्स जितना ज़्यादा है, जेंडर इंडेक्स जितना ऊंचा है, महिलाओं की अपराधों में भागीदारी उतनी कम है। ये डेटा कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो मेरा जो कहना वो ये कि इन घटनाओं को इतना उछालना, मतलब ठीक है, कुछ बेकार लोग हर समाज में होते हैं, हमारे समाज में भी हैं। थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो कुछ कारणों पर भी बात करनी चाहिए, है ना। मेरठ वाले केस को मैं ज़्यादा नहीं समझ पाया, पर उसमें एक एंगल मैंने देखा कि ड्रग्स वाला एंगल उसमें था। और ड्रग्स आने के बाद मेरा ख्याल है कि फिर कुछ कहने को रह नहीं जाता है, क्योंकि ड्रग्स तो इंसान का दिमाग ख़राब कर देते हैं। मैं अपने स्कूल की एक कहानी, मैंने एक बार सिक्किम गया था, वहाँ मैंने सुनाई भी थी कहानी। हमारे स्कूल का एक लड़का, उसने ड्रग्स के चक्कर में आके अपने पूरे परिवार को मार दिया। अपनी माँ को, अपने पिता को, अपनी दादी को, अपने बड़े भाई को, सिर्फ इसलिए कि ड्रग्स के नशे में इतना पागल था और उसके पेरेंट्स उसका ड्रग छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे ही मैं किसी केस में सुनता हूँ कि ड्रग्स का एडिक्शन था, फिर तो मैं सोचना बंद कर देता हूँ कि ड्रग्स का एडिक्ट तो कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं बच्चों से आजकल एक ही बात कहता हूँ, अपने घर में भी गए, दुनिया में कुछ भी कर लेना, ये काम मत करना बस। इसमें एक तो वापसी संभव नहीं है, जिंदगी खत्म हो जाती है, और तुम्हारे साथ साथ किस किस की खत्म होगी पता नहीं। इंदौर वाले केस में देखिए, सारी बातें ठीक है, उस लड़की ने बहुत गलत किया, उसको फांसी हो, उम्र कैद हो, सब कुछ ठीक है, वो तो अदालत है ही, काम करेगी अपना। पर एक बार दूसरे एंगल से सोच के देखते हैं, इस पूरे मामले में जो दुख की बात है, उस लड़के की हत्या बिना बात की हुई, उसका कहीं कोई कसूर नहीं है, एकदम बेकसूर है, बिना बात के मारा गया। उसकी क्या गलती है? उसको कोई लड़की अच्छी लगी, दोनों में सहमति बनी, शादी हुई, पत्नी ने भरोसे से कहा कि मैं हनीमून पे जाना चाहती हूँ, दूर जाना चाहती हूँ। पति को थोड़ा संदेह है, तो क्या मतलब, अरुचि है तो दूर जाने में, पति के पेरेंट्स को भी अरुचि है, लेकिन तब भी ठीक है, पत्नी कह रही तो क्या करे, चला गया। वहाँ उसके 3 दोस्त हैं जो उसको मिलके मारेंगे, और वो भी रोज योजना बन रही है, बदल रही है। कितने ठंडे दिमाग से हत्या हुई है वो तो दिख ही रहा है। तो ऐसे लोगों को तो पनिशमेंट बहुत बड़ी मिलेगी ही, मिलनी चाहिए। लेकिन एक दूसरा एंगल सोचते हैं, वो महिला या कोई और महिला या कोई पुरुष, हम में से कोई भी व्यक्ति बहुत मजबूर होने पे हत्या कर सकता है, मैं ये मान के चलता हूँ। मैं तो लॉ और इथिक्स पढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ, तो उसमें ऐसे बहुत सारे केसेस हम पढ़ते हैं। मजबूरी होगी तो हम सब हत्या कर देंगे, भगवान अगर ऐसी मजबूरी हो, हम सब कर सकते हैं। भोले से भोला व्यक्ति जो आपको लगता होगा ना, वो भी हत्या कर सकता है अगर ऐसी सिचुएशन बन गई तो। बनती नहीं है जिंदगी भर, इससे कोई करता नहीं है, लेकिन बन जाएगी तो शायद हम कर देंगे। मसलन कभी आपके सामने आपकी बहन या माँ के साथ कोई ज्यादती कर रहा हो, कोई दूसरा ऑप्शन ही ना हो, आप हत्या कर देंगे उस समय, कोई भी कर देगा, तो हम सब कर सकते हैं। उस लड़की ने क्यों हत्या की, अगर थोड़ा सा गहराई में जाके देखें, उसकी दरअसल इच्छा क्या थी, अपने प्रेमी से शादी करने की। अगर वो यूरोप में होती, शादी हो गई होती, बातें खत्म। क्योंकि वहां शादी लड़का लड़की खुद करते हैं, पूरा खानदान, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला नहीं करता है। यहां शादी करने के लिए जरूरी है कि पेरेंट्स की सहमति हो, ठीक है, कल्चर है हमारी। हो सकता है उसने पेरेंट्स से बात की हो, ना माने हो, फादर उसके हार्ट पेशेंट शायद हैं, ऐसा मैंने कहीं जिक्र सुना। एक जिक्र मैंने सुना कि उसने अपने प्रेमी से ये कहा, या प्रेमी ने उससे कहा, कुछ ऐसा कहा कि ऐसे तो मेरी शादी की परमिशन नहीं मिलेगी तुमसे, क्योंकि शायद कास्ट मैच नहीं करती है, या तुम जो भी है, पर अगर मैं विधवा हो गई तो परमिशन मिल जाएगी। उसको केवल विधवा होना है, क्योंकि उसको विधवा होने पर ही परमिशन मिलेगी शादी करने की अपने प्रिय व्यक्ति से। ऐसी क्या सामाजिकता है भाई? अगर एक्स को वाई से प्रेम है, जीवन गुजारना चाहती है, ऐसी क्या जाति, ऐसी क्या बिरादरी है कि आप हत्याएं करवा दोगे सिर्फ इसलिए कि वो अपनी इच्छा से ना जी सके? मैं तो सोचता हूं कि अगर समाज थोड़ा खुला होता, उसको परमिशन दे देता, ये सब ना करना पड़ता। अब उसको ये पता है कि मेरे पापा मानेंगे नहीं, क्योंकि हार्ट पेशेंट है, मैं उनसे कहूंगी भी नहीं। लेकिन अगर बेटी विधवा हो गई, और जब बेटी कहेगी पापा अब मैं विधवा हूँ, अब मैं समझ नहीं पा रही, तो ये ठीक लग रहा है, विधवा की शादी वैसे भी नहीं होने वाली आराम से, तो पापा मान जाएंगे। पापा मतलब पापा मम्मी, जितने भी लोग समाज में, सब मान जाएंगे। हो सकता है कि पापा मान भी जाते, उसे हिम्मत ही ना की हो, मुझे नहीं पता क्या पूरी सिनेरियो है, पर ये जिक्र बार बार आ रहा था बीच में। अब उसको शादी करनी है केवल इसलिए कि मैं विधवा हो सकूं।
वो पति बेचारा इतनी रुचि के साथ शादी कर रहा है कि मेरी पत्नी है, मेरा अच्छा जीवन होगा। पत्नी को एक ही दिमाग में है कि इसको मार के विधवाना है। उसकी एक ही चिंता है कि मुझे फिजिकल रिलेशन बनाना ही नहीं है, क्योंकि मेरी इच्छा है ही नहीं, उसे पहले ही मार देना है। तो 2 दिन 4 दिन टालना है, कुछ कह के कि मैंने मन्नत मांगी है, उसके बाद हम फिजिकली जुड़ेंगे, वो मन्नत मेरी असम में कामाख्या मंदिर में पूरी होगी, वो सब कह के उसको लेके वहां जाना। उसको मार दिया, अपने प्रेमी के साथ, उसके 3 दोस्तों के साथ मिलकर मार दिया। उसके दिमाग में ये रहा होगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, मैं विधवा हो जाऊंगी, लोग कहेंगे हनीमून पे गई थी बेचारी, लेकिन पति देखो दुर्भाग्य से मर गया, नीचे गिर गया, और 1 महीना 1 साल मातम चलेगा, फिर हमारी शादी हो जाएगी। कोई अपराध क्यों करता है? जनरली इसलिए अपराध करता है, एक तो उसको भरोसा है कि बच जाऊंगा, ये तो प्लानिंग होती है कि बच जाएंगे, सबको भरोसा होता है इतने मासूम लोग, इनको ये भी अंदाजा नहीं है कि पुलिस के पास पकड़ने के कितने हजार तरह के उपाय हैं। मोबाइल फोन हाथ में लेके चलने वाला अगर सोचे कि बच जाऊंगा, इससे बड़ा गधापन हो नहीं सकता है, इतना बड़ा गधापन है। सुनसान इलाके में कोई नहीं पकड़ेगा। सुनसान इलाके में नेटवर्क में उस समय केवल 4 ही फोन चल रहे हैं, 5 ही फोन चल रहे हैं, एक पत्नी का, एक पति का, 3 वो लोग हैं। पुलिस के लिए पकड़ना वहां मुश्किल होता जहां हजारों फोन होते, 5 ही फोन हैं, एक मरा है, 4 ने मारा है, पकड़ना क्या मुश्किल है पुलिस के लिए? 1 सेकंड लगता पुलिस को पकड़ने में इन सब चीजों को, तो पकड़ में आना ही था। तो ये उम्मीद कि हम बच जाएंगे, ये उम्मीद कि मैं इस तरीके से रास्ता निकाल लूंगी, मैं अपने पापा की मृत्यु की वजह नहीं बनूंगी। पर इन सबके पीछे मूल प्रश्न क्या है? समाज को इतना ओपन क्यों नहीं होना चाहिए कि अगर 2 बच्चे आपस में शादी करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत जाति, थोड़ी बहुत बिरादरी को लांघ के उनकी इच्छा का सम्मान कर लें। इसलिए सामान्य रूप से हत्या उस महिला ने अपने दोस्त और 3 किराए के लोगों से मिलकर की है, जेल उन सबको होगी, जो भी होगा फांसी उम्र कैद उन्हीं को होगी। पर फिर गहरा सवाल, ऐसे ऑनर किलिंग में बंदूक चलाने वाला ही दरअसल अपराधी नहीं है, इन मामलों में भी हत्या करने वाला दरअसल अपराधी नहीं है, वो तो है, उसके पीछे कौन कौन है? पूरा सोशल स्ट्रक्चर है। और मैं समाज शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, इसलिए हमारी आदत है सोशल फ्रेमवर्क में समझने की, ना कि केवल एक इंडिविजुअल पर बात को समझने की। तो डरना नहीं है, अभी दुनिया ठीक चल रही है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। और नीला ड्रम देखो तो ही मत डरना, किसी और काम के लिए भी हो सकता है वो, ठीक है।